देखो, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है कि एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में जब एक मतलब पार्टनरशिप फर्म को जब क्लोज किया जाता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म को अपन क्लोज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। तो अपन इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म को जब क्लोज किया जाता है तो डेट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म को अपन क्लोज करते हैं तो उस केस में किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है और फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से क्लोज करते हैं। जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में किस तरीके से एडजस्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, और डिसोल्यूशन के समय बुक्स को, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स को कैसे क्लोज करते हैं, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है ना? अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि डिफरेंस क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनका आपस में क्या हो रहा है, कुछ आपस में रिलेशन चेंज हो रहा है। या तो पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, या पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनेगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ही क्लोज कर रहे हो, पूरे के पूरे बिजनेस को ही क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। समझ में आया क्या? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन है, यानी पार्टनर्स के बीच में आपस में वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उस केस में फिर एक नई पार्टनरशिप डीड बनती है। देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस में बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज चलती रहती हैं। बस पार्टनर्स का जो आपस का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि हम अपने बिजनेस में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनको क्या कर रहे हो? डिसकंटिन्यू कर रहे हो, बिजनेस को क्लोज कर रहे हो। देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जैसे ये डिफरेंस है मीनिंग, लिखा है इट रेफर टू दैट, व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? इट रेफर टू अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है, और वी कैन से जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी अगर चेंजेस अगर आप कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, लेकिन इस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है। बिजनेस में आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज चलती रहती है। ठीक है? जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा? इट रेफर टू द क्लोजर ऑफ द फर्म। यहाँ इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हो। यहाँ पे आप बिजनेस को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का तो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस में जो भी रूटीन काम हो रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। कब? जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का। लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो गया फर्म का तो उस केस में जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी। बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो एंड हो जाएंगी, उसका एंड हो जाएगा। ठीक है ना? सौरिश, कैमरा ऑन करो। उसके बाद है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो वहां पे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो आपस में क्या होता है? पार्टनर्स के चेंज हो जाते हैं। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह क्या होता है? चेंज हो जाता है। कब? जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का तो पार्टनर्स के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो आपस में क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एंड।
वहां पे तो केवल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म ही हो जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनर्स के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशन खत्म नहीं होते, चेंज होते हैं। खत्म नहीं होते, क्या होते हैं? चेंज होते हैं। फिर एक क्लोजर ऑफ द अकाउंट्स, तो जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का, तो वहां पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं करोगे, वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करोगे? क्लोज करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। फिर है सेटलमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज। जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो किसी भी असेट को सेल नहीं करते और ना किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, बस उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है, बस उनको रीअसेस किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। बट हम किसी असेट को ना तो सेल करते हैं और ना किसी लाइबिलिटी का कोई सेटलमेंट करते हैं, बस उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। कब? जब डिसोल्यूशन होता है किसका? पार्टनरशिप का। तो लिखा है असेट्स आर रीवैल्यू एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड and gain on loss on revaluation distributed among the partner in their old profit sharing ratio। जबकि यहां पे क्या होगा? असेट्स को सेल कर दोगे, जब डिसोल्यूशन होगा फर्म का तो उसमें असेट्स को सेल कर देंगे, जो लाइबिलिटीज है उसको आप पे ऑफ कर दोगे, और जो बैलेंस बचेगा, असेट को बेचा, पैसा आया, उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करा, उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट आपके पास बच जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा, तो उससे आप क्या करोगे? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कर दोगे। किसका पेमेंट करोगे? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का भी डिसोल्यूशन हो गया। जबकि अगर डिसोल्यूशन फर्म का हो रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन अगर फर्म का हो रहा है, इट मींस पार्टनरशिप का भी क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। उसके बाद है कोर्ट इंटरवेंशन। जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, तो इसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट सिंस द पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल कंसेंट। वो पार्टनर्स के आपके आपस के म्यूचुअल कंसेंट से डिसॉल्व हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? अ फर्म कैन डिसॉल्व आइदर विदाउट द, या तो कोर्ट के कहने पर डिसोल्यूशन होता है, या यहाँ पे भी पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल कंसेंट से भी पार्टनरशिप फर्म का क्या कर सकते हो? डिसोल्यूशन कर सकते हो। तो कोर्ट आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकता है अपना इंटरवेंशन करके। बताओ, समझ में आया? क्लियर है दोनों में डिफरेंस? इसको लर्न कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एमसीक्यू में आने के लिए। अब है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। कितने तरीके के डिसोल्यूशन होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। 4 तरीके के डिसोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल डिसोल्यूशन, जिसमें क्या है? कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता, बस पार्टनर अपने आपस के म्यूचुअल कंसेंट से बट डिसाइड कर लिया कि अब आपस में बिजनेस नहीं करना, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, बिजनेस को क्लोज करना है, तो पार्टनर्स आपस के म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन, कि जहां पे कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, बट पार्टनर्स ने आपस के म्यूचुअल कंसेंट से आपस में एग्री होके डिसाइड करा कि अब फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, और बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करा? क्लोज कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइप का डिसोल्यूशन होता है। सेकंड होता है कि आपके जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कोई एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं। तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें ऐसा लिखा है कि आपके जितने भी पार्टनर में से कोई भी एक या दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो उसी समय आपकी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो आपके जितने भी पार्टनर थे, उनमें से उनमें से कोई भी एक या दो पार्टनर, सारे नहीं, कोई भी एक या दो पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तो उसी समय आपकी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस भी क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसी है तीसरे टाइप का डिसोल्यूशन है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि, पार्टनरशिप एक्ट में तो ये लिखा है कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसी समय आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी। तो यहाँ तो आपके सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट,
ये पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हमें हमारा बिजनेस को क्या करना है, क्लोज करना है। तो धीरे धीरे अपने एक एक असेट को सेल करेंगे। असेट को सेल करने से जो पैसा आएगा उसे एक एक लाइबिलिटी का क्या होगा, पेमेंट करते जाएंगे। मतलब अचानक से बिजनेस बंद नहीं करते, एक टाइम लेके धीरे धीरे असेट को बेचते जाते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे धीरे धीरे एक एक लाइबिलिटी का पेमेंट करते जाते हैं। तो इस तरीके से जो डिसोल्यूशन होता है इट इज कॉल्ड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। अभी क्लास 12th में हमारे कोर्स में केवल ये फर्स्ट टाइप का डिसोल्यूशन है, डेट इज सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डेट इज सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बाकी के 3 अभी 12th में आप नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन केवल फर्स्ट टाइप का डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, डेट इज सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, जब एक पार्टनरशिप फर्म का सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, बस पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड कर लिया कि अब आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखना, और आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके बिजनेस को क्या करा, क्लोज कर दिया, बिजनेस को शट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल डिसोल्यूशन या जनरल डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले आप अपने सारे असेट्स को सेल करोगे। क्या करोगे, सारे असेट्स को सेल करोगे। इन असेट्स को सेल करने से जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगा उससे आप पेमेंट करोगे। पेमेंट का भी सीक्वेंस है, सुनना क्या सीक्वेंस है, लिख भी लो इसको। सबसे पहले आप अपने डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करोगे। इन असेट को सेल करने से जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, इससे सबसे पहले डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन के समय जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, सबसे पहले इनका पेमेंट होगा। इनका पेमेंट करने के बाद आप अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे। जैसे आपके क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, किसी बैंक से लोन ले रखा है तो वो हो गया, हस्बैंड या वाइफ से कोई लोन ले रखा है पार्टनर ने, भाई बहन से कोई लोन ले रखा है पार्टनर ने, वो हो गया। तो जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट होगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे किसका पेमेंट करोगे, पार्टनर्स के लोन का। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है, तो उस लोन का आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। उस लोन का आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे थर्ड नंबर पे। और ये सारे पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाएगा तो सबसे आखिरी में जाके किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होगा। किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होगा। तो समझ में आ गई। जब सिंपल डिसोल्यूशन होगा तो उस केस में सबसे पहले सारे असेट्स को हम सोल्ड आउट करेंगे, बेचेंगे। इन असेट को सेल करने से जो अमाउंट आपको रिसीव होगा उसका इस सीक्वेंस में पेमेंट होगा। सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हस्बैंड या वाइफ से कोई लोन ले रखा है, ब्रदर सिस्टर का कोई लोन है उसका पेमेंट होगा। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा। और उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचेगा तो सबसे आखिरी में जाके पार्टनर्स की कैपिटल का जो भी बैलेंस है उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गई। अब जब सिंपल डिसोल्यूशन होता है तो ये 3 अकाउंट अपन बनाते हैं। सबसे पहले आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, जिसपे रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्यों बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि आपने अपने जो असेट सेल करे और जिन लाइबिलिटीज का, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज का आपने पेमेंट करा, तो असेट को सेल करने से और आउटसाइड लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करने से आपको कितना गेन या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो असेट हम सेल कर रहे हैं और जिन लाइबिलिटीज का आप सेटलमेंट कर रहे हो, तो इन असेट को सेल करने से और लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करने से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको कितना गेन या कितना लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और मैंने बताया इसका क्या नेचर होगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, जिसपे रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किसी तरह का कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा
तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किसी तरह का कोई भी गेन या इनकम होगी तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। समझ में आ गया व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या बनाएंगे? कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बना के हम पूरे डिसोल्यूशन की क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली अब हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हैं, मतलब हमें अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो उसके लिए सारे असेट को सोल्ड आउट करेंगे और सारी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करेंगे, जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस में। कैसे करते हैं देखो। जैसे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये आपकी बैलेंस शीट है। इसमें आपको फिक्स असेट्स दे रखे, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में पीएनएल है, मतलब ये आपका लॉस है। ये पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये आपका नेट लॉस है। ऐसी लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन है, करंट लाइबिलिटीज है और प्रोविजन है। तो ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये आपको आपकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो अब यहाँ पे आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और फिर आप क्या बनाओगे? कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ना? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे फुल पेज का रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकंड पेज पे हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हाफ पेज पे कैश और बैंक अकाउंट बनाना है एग्जाम में। ठीक है। अब क्या है आपकी बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में ये सारे असेट और ये सारे लाइबिलिटीज अकाउंट अभी ओपन है। ये सारे लेजर अकाउंट ओपन है असेट और लाइबिलिटीज के। हमें इन सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है। इन सारे लेजर अकाउंट्स को क्या करना है? क्लोज करना है। असेट साइड से चालू करते हैं, सुनना ध्यान से। जितने भी आपके फिक्स असेट हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और जितने भी आपके करंट असेट्स हैं, करंट असेट में कैश और बैंक को छोड़कर, करंट असेट में कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी आपके फिक्स असेट हैं, इन्वेस्टमेंट हैं और करंट असेट है, करंट असेट में कैश और बैंक को छोड़कर ये जितने भी आपके असेट्स हैं, इन सारे असेट्स को हम बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब ये बैलेंस शीट में जो इनकी वैल्यू शो हो रही है, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स। इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ द असेट। तो जितने भी आपके फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, करंट असेट में कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जितने भी फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स हैं, इन सबको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, इनको क्लोज करने के लिए, इन सारे असेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ये असेट है, इनके कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट। तो इनके डेबिट बैलेंसेस को क्लोज करने के लिए हम इनके डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। बेसिकली इन सारे असेट्स अकाउंट को क्लोज करना है आपको। तो ये सारे आपके असेट्स हैं। असेट है तो मतलब इनके कौन से बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंसेस को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये सारे असेट्स अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट और डेबिट आप किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट टू इन्वेस्टमेंट और टू करंट असेट। करंट असेट में किसको नहीं करना यहाँ पे ट्रांसफर? कौन से करंट असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे? कैश और बैंक बैलेंस को नहीं करेंगे, बाकी सब। तो जितने भी फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, ये सारे असेट अकाउंट आपके क्लोज हो गए। असेट थे, इनके डेबिट बैलेंस थे, तो इसलिए क्लोज करने के लिए क्या करा? क्रेडिट कर दिया। और डेबिट का इनको, इनके डेबिट बैलेंसेस को कहा ट्रांसफर कराए? रियलाइजेशन में। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हो गया क्या? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कराए तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स असेट टू इन्वेस्टमेंट टू करंट असेट, सब बुक वैल्यू पे यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। जो बैलेंस शीट में यहाँ पे वैल्यू थी उसी वैल्यू पे यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। बताओ बात समझ में आई क्या? करंट असेट में किसको छोड़ा था? कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ा था। तो ये आपका कैश या बैंक अकाउंट है। तो जो भी कैश और बैंक का बैलेंस है उसको आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी कैश और बैंक का बैलेंस होगा वो कैश या बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? उसके बाद अब ये क्या रह गया? असेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रह गया। इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये एक तरह का आपका लॉस है।
तो इस लॉस को आप क्या करोगे, जितने भी पार्टनर है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये आपका लॉस है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसको खत्म करने के लिए इसको तो करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो इसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो भी इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब ये 3 एंट्री पास करने के बाद जितने भी आपके असेट अकाउंट थे वो सारे असेट अकाउंट क्लोज हो गए एक्सेप्ट वन, केवल एक असेट अकाउंट को छोड़ के, किसको, कैश और बैंक को छोड़ के जितने भी असेट अकाउंट थे वो सारे असेट अकाउंट क्लोज हो गए आफ्टर पासिंग 3 जनरल एंट्री। इज इट क्लियर। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, इसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स और वाई का आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो भी रिजर्व एंड सरप्लस अपीयर हो रहे हैं इनको क्या करेंगे, ओल्ड जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें। तो रिजर्व से इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए इसको करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कराए, क्रेडिट कराए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी इन पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको लोन दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी दे रखी हो, प्रोविजन। पार्टनर्स के लोन को छोड़कर, किसको छोड़कर, पार्टनर्स के लोन को छोड़कर बाकी जितने भी लोन है, करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजन है, इन सारे लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है। तो इनको क्लोज करने के लिए जो भी इन लाइबिलिटीज अकाउंट की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लोन में कौन सा लोन छोड़ा है मैंने, पार्टनर्स का लोन। कौन सा लोन छोड़ा है, पार्टनर्स का लोन। तो एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, जितने भी आपके बाकी के अदर लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है, इन सारे लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है। ये आपकी लाइबिलिटीज है, इनके क्रेडिट बैलेंस है, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या पास होगी, लोन अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटी डेबिट, प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लोन अकाउंट जो भी बुक वैल्यू है, बाय करंट लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, और बाय प्रोविजन जो भी आपकी बुक वैल्यू है। किसको छोड़ा था, पार्टनर्स के लोन को, तो उसका अकाउंट बना के उसकी क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया। अब ये 5 एंट्री पास करने के बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में केवल 3 अकाउंट ओपन है, केवल 3 अकाउंट ओपन है, बाकी सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। कौन से 3 अकाउंट ओपन है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक ये कैश या बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर्स का लोन है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट। इसके सिवा बाकी सारे लेजर अकाउंट आपकी बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्लोज हो चुके हैं। अब तो अब आगे जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो सब इन 3 अकाउंट्स को यूज करके ही करनी है, इन 3 अकाउंट को यूज करके अकाउंटिंग करनी है। आप कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो भी अकाउंटिंग करनी है इसको यूज करके करेंगे। ठीक है। अब पहले अपन बात करते हैं असेट्स की, कि असेट्स का सेटलमेंट कैसे होगा। एग्जाम की बात करता हूं। एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन में बता रखा होगा कि इस असेट को इतने रुपए में सेल करा,
इसको इतने ज़्यादा में बेचा, इसको इतने कम में बेचा। तो जिस भी प्राइस पे आप असेट को सेल कर रहे हो, तो असेट को सेल करने की एंट्री पास करोगे। क्वेश्चन में बता रखा होगा कि फर्नीचर को इतने रुपए ज़्यादा में बेचा, इतने कम में बेचा, डेटर से इतना मिला, स्टॉक से इतना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने से इतना ज़्यादा या इतना कम मिला, क्वेश्चन में बता रखा होगा। तो असेट को सेल करने की जर्नल एंट्री क्या पास होगी? असेट को सेल करेंगे, पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो इससे आपका बैंक या कैश बैलेंस बढ़ेगा। बैंक और कैश बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती तो क्या करेंगे? डेबिट। और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो असेट को बेचोगे तो एंट्री ये नहीं करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, एंट्री क्या पास करोगे? बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने बताया ये 5 एंट्री पास करने के बाद सारे लेजर अकाउंट ओपन हो गए, कोई नया लेजर अकाउंट ओपन नहीं करना है। जो भी करना है इन 3 को यूज करके करना है। तो आपने असेट बेचा, पैसा आया, तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। असेट बेच रहे हैं, ये आपकी एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय जब हम अपने असेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? यहाँ पे आपने बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करा है, तो बैंक या कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड, टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड। और इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करा है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड, बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होगा? क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कोई पर्टिकुलर असेट है विच इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। कोई असेट है जिसको पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहा है तो फ्री में थोड़ी लेके जाएगा। जो भी जिस भी वैल्यू पे पार्टनर वो असेट टेक ओवर कर रहा है, वो पैसा पार्टनरशिप फर्म को लेना होगा अपने पार्टनर से। और अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अमाउंट अगर लेना होता है तो कैसे लेते हैं? पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से जो भी अमाउंट लेना है वो पैसा पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स की कैपिटल में से निकाल लेगी। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो अगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई पार्टनरशिप फर्म का कोई असेट है विच इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो असेट पार्टनर लेके जा रहा है वो पैसा हमें पार्टनर से लेना है, कैसे लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती तो करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गई? तो ये एंट्री किसकी है? कि व्हेन असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। समझ में आ गई कि एंट्री? तो इस एंट्री में अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट टेकन, जिसने भी असेट लिया है उस वहां पे अमाउंट आ जाएगा। और इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट करा है। किससे क्रेडिट करा है? कैपिटल से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट टेकन, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट टेकन। क्लियर है? अब ऐसे क्या होगा? क्वेश्चन में बता रखा होगा कि हमारी कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी है, उसका सेटलमेंट अपन कर रहे हैं कैसे? असेट्स देके, अपना खुद का कोई असेट देके हम अपनी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे क्रेडिटर हैं, तो हमारे क्रेडिटर ने कहा कि आप तो अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो आपके पास ये जो फर्नीचर है मुझे चाहिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो पैसे देने के बजाय मुझे आप ये अपना फर्नीचर दे दो। तो अपन ने क्या करा? अपना फर्नीचर उस क्रेडिटर को देके उस क्रेडिटर का सेटलमेंट कर दिया। तो अगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अगर आप अपनी किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हो अपना ही कोई असेट देके, तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि जो लाइबिलिटी, जिस लाइबिलिटी का आप सेटलमेंट कर रहे हो वो लाइबिलिटी अकाउंट आपने क्लोज कर दिया या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके, और जो असेट आप दे रहे हो उसको भी आप क्लोज कर चुके हो इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट आप कर रहे हैं कैसे? अपना ही कोई असेट देके, तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। समझ में आई बात? चौथी चीज सुनो, देर आर टू टाइप्स ऑफ असेट। दो तरीके के असेट होते हैं, एक होता है टेंजेबल और एक होता है इनटेंजेबल। टेंजेबल असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट विच कैन बी टच एंड सी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स,
ये सब टेंजेबल हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड एक्रूड इनकम, ये सब आपके इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं टेंजिबल एसेट्स की। अब कोई टेंजिबल एसेट है जिसके लिए क्वेश्चन में नीचे बता नहीं रखा कि इसको कितने अमाउंट में सेल कराए, तो आप साइलेंस के केस में आप उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू सेल कर दोगे। किसकी बात कर रहा हूं? टेंजिबल एसेट की। किसकी बात कर रहा हूं? टेंजिबल एसेट की। तो अगर कोई टेंजिबल एसेट मुझको क्वेश्चन में दे रखा है बट मुझे ये बता नहीं रखा इसको कितने में सेल करा ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, या इसको कोई पार्टनर लेके गया क्या, मतलब कोई टेंजिबल एसेट है उसके रिगार्डिंग नीचे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू सेल कर दोगे। लेकिन लेकिन ये काम आपको इनटेंजिबल एसेट्स के साथ नहीं करना है। ये काम आपको किसके साथ नहीं करना है? इनटेंजिबल एसेट्स के साथ नहीं करना है। अगर कोई इनटेंजिबल एसेट गिवन है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ऐसा कोई इनटेंजिबल एसेट्स आपको गिवन है बैलेंस शीट में, लेकिन क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा है कि इसका सेटलमेंट कैसे हुआ है, कितने में बिका, तो आप उसको बेचोगे नहीं, उसको बस अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, उसको बेचेंगे नहीं। जैसे आपने टेंजिबल एसेट को बेचा था, कुछ बिना कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने अपने टेंजिबल एसेट्स को बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू सेल कर दिया था, बट ये काम इनटेंजिबल एसेट के साथ नहीं होगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या असेट्स के रिगार्डिंग? असेट अगर कैश में बेचेंगे तो एंट्री विल बी बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हैं अपना असेट देके, तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। और कोई टेंजिबल एसेट है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये कितने में सेल हो रहा है, कोई पार्टनर लेके जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू सेल कर देंगे, लेकिन ये काम इनटेंजिबल एसेट के साथ नहीं करेंगे। बताओ कोई डाउट इसमें? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? लाइबिलिटीज की बात करते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट। बोलो। हम्म नहीं, वो अलग से बनाना है अपन को। हाँ। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। अब बात करते हैं अपन किसकी? लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज का क्या करना है? क्वेश्चन में बता रखा होगा इस लाइबिलिटी को अपन ने इतना अमाउंट पे करा, इस लाइबिलिटी को अपन ने इतना अमाउंट पे करा। तो लाइबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ठीक है ना? क्वेश्चन में बता रखा होगा इस लाइबिलिटी को इतना पे कर रहे हैं, इसको इतना पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो इससे आपका बैंक या कैश बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैंक को कैश बैलेंस एसेट है, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बैंक या कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश, लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री हो गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कराए तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक ऑब्लिक कैश, लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड। और बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? रियलाइजेशन से। तो ये आपका कैश या बैंक अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। ठीक है? अब क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कुछ लाइबिलिटीज हैं जिसको पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, मतलब पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं पे कर दूंगा इनको। तो वो पे किसके ब्याह पे कर रहा है? फर्म के ब्याह पे। इसका मतलब क्या है कि ये लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, विच इज पेड बाय द पार्टनर, मगर इसका पैसा पार्टनरशिप फर्म अब पार्टनर को पे करेगी। पार्टनरशिप फर्म ये पैसा किसको पे करेगी? अब पार्टनर को पे करेगी। तो अपन ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को अगर कोई भी अमाउंट अगर पे करना होता है तो वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो पार्टनर ने जो भी लाइबिलिटी टेक ओवर करी है वो पैसा पार्टनरशिप फर्म अब पार्टनर को देगी। कैसे देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या?
क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन। समझ में आ गई क्या बात? अब कोई लाइबिलिटी है जिसका सेटलमेंट आप कर रहे हो, कैसे? अपना कोई एसेट देके, अपना कोई एसेट देके आप किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हो, तो क्या समझाया, इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास, इस सेटलमेंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, इस सेटलमेंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, तो कोई लाइबिलिटी है जिसका सेटलमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना कोई असेट देके अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हो तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लाइबिलिटी का आप सेटलमेंट कर रहे हो वो अकाउंट ऑलरेडी आप क्लोज कर चुके हो या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके, और जो असेट आप दे रहे हो वो असेट अकाउंट भी आप क्लोज कर चुके हो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कोई असेट देके हो रहा है तो उस लाइबिलिटी के सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, अब कोई ऐसी लाइबिलिटी है, कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका, ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन में बता नहीं रखा, नीचे एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा कि इसको आपको कितना पे करना है, तो ऐसे साइलेंस के केस में आप उस लाइबिलिटी का बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट कर दोगे। जितनी भी लाइबिलिटीज बाकी बच गई जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बता नहीं रखा आपको कि इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को कितना अमाउंट पे करके पेमेंट कराए, तो फिर साइलेंस के केस में उस लाइबिलिटी का बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट कर दोगे, एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। समझ में आ गई क्या बात? अब यहां पे आता है रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आता है इस पे क्वेश्चन। डिसोल्यूशन या रिलेशन एक्सपेंस क्या होते हैं कि जब अपन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उस समय भी कुछ एक्सपेंसेस हमारे इंकर्ड होते हैं, तो उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे कोई एसेट है वो सेल नहीं हो रहा, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, पार्टनरशिप फर्म की जो सेल नहीं हो रही, तो आपने एक ब्रोकर अपॉइंट करा, उसने सेल कराया, उसके बदले में उसको आपने कमीशन दिया, तो डेट इज कॉल्ड रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो अब इनको पे करने की, इसको रिकॉर्ड करने का ट्रीटमेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। जब भी क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस आएगा तो आपको दो चीजें चेक करनी है, दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है या कौन बॉन्ड कर रहा है। ये जो डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये कौन बियर या कौन बॉन्ड कर रहा है, पहले तो ये चेक करना है। और फिर दूसरी चीज क्या चेक करनी है, इसको अभी पे किसने करा, अभी इसको पे किसने करा वो चेक करना है। तो पहली चीज क्या चेक करनी है, जब भी क्वेश्चन में डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो पहली चीज क्या चेक करनी है कि जो डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस है कौन बॉन्ड या कौन बियर कर रहा है। इफ इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड, दो जने बियर या बॉन्ड कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर, दो ही जने हैं। तो इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, if realization or dissolution expenses bear oblique bond by partnership firm, तो उस केस में इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर ये जो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस है इनको कौन बियर या कौन बॉन्ड कर रहा है, इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय द पार्टनर, इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय द पार्टनर, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दूसरी चीज क्या बताया था, क्या चेक करना है, अभी पे कौन कर रहा है, अभी पे कौन कर रहा है, तो कौन पे कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर। तो इफ इट इज पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, इफ इट इज पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है तो उसका कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एंड इफ इट इज पेड बाय, इफ इट इज पेड बाय पार्टनर्स, किसी पार्टनर ने इसको पे कर दिया, मतलब आपको वो पैसा उस पार्टनर को देना है, कैसे देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इफ डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय द पार्टनर, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा,
क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मुझे अगर क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ये खर्चा कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, तो साइलेंस के केस में क्या मानेंगे? इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ साइलेंस। समझ में आई क्या बात? तो चार कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, if realization or dissolution expense is bear oblique bond by partnership firm and paid by partnership firm, साइलेंस में ये मानेंगे। तो खर्चा कौन बियर कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पे किसने करा है? पार्टनरशिप फर्म ने ही पे करा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन को डेबिट कराए तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कराए तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेकंड केस है, इफ इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। खर्चा कौन बियर कर रहा है? इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, खर्चा पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पे किसने करा है? इट इज पेड बाय द पार्टनर, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि खर्चा पार्टनर ने पे करा है, मतलब ये पैसा अब आपको पार्टनर को पे करना है। और पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना होता है तो वो पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। समझ में आई? थर्ड है, अच्छा, तो रियलाइजेशन को डेबिट किया तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर है थर्ड केस, इफ इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। खर्चा कौन बियर कर रहा है? रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज बियर बाय द पार्टनर, खर्चा पार्टनर बियर कर रहा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पे किसने करा? पेड बाय पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या? बैंक या कैश अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कराए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कराए तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और चौथा केस क्या बन सकता है? इफ डिसोल्यूशन और रिलेशन एक्सपेंस इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। खर्चा कौन बियर कर रहा है? पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और पे भी किसने करा है? पार्टनर ने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। इफ डिसोल्यूशन ऑब्लिक रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड एंड पेड बाय द पार्टनर, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। बताओ समझ में आ गया ये? अब कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया जितने भी ये असेट्स है ना, इनको आप ही को सेल करना है, और असेट्स को सेल करने में जो मेहनत करोगे इसके बदले में असेट को सेल करने से जो भी अमाउंट मिलेगा उस पर आपको 2% 5% का क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो अगर आपने किसी पार्टनर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है असेट्स को सेल करने की, और उसके बदले में अगर आप उस पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हो, तो उस कमीशन को देने की एंट्री क्या होगी? ये कमीशन कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो अभी समझाया था कि डिसोल्यूशन के समय कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो कमीशन देने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका कमीशन, और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी कमीशन है वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस इसमें मैक्सिमम ये होता है। अब आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालोगे। अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो उसका मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, credit balance of realization account is known as gain on realization, is known as
क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन मींस गेन ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या करोगे इस प्रॉफिट को, इस बैलेंसिंग फिगर को क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो यह आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, तो जो भी ये गेन आया था बैलेंसिंग फिगर, उसको अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, सॉरी डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट या गेन ऑन रियलाइजेशन। और अगर इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, मतलब इस रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन, इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। क्या एंट्री होगी लॉस को बांटने की, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट, मतलब ये फाइनल सेटलमेंट करना है उसको। तो अगर सपोज करो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, जैसे एक्स है, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, यानी एक्स की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो ये क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि ये वो फाइनल अमाउंट निकल के आ गया जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म पे करेगी पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर को। तो डिसोल्यूशन के समय आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या शो हो रहा है, इट शोज दैट कि ये वो अमाउंट निकल के आ गया जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को फुल एंड फाइनल पे करना है, फुल एंड फाइनल पे करना है। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी पेमेंट करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट। और अगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब जैसे वाई है इसकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये वो फाइनल अमाउंट निकल के आ गया जो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से लेना है, जो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से लेना है। तो ये आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट फाइनल रिसिप्ट बैलेंसिंग फिगर। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल रिसिप्ट। और ये टोटल अगर सब कुछ सही करा है, तो जितनी रिसिप्ट थी उतने पेमेंट हो गए, तो ये कैश और बैंक बैलेंस का जो टोटल है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात, क्लियर है। इसमें आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो यहाँ पे इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको सिंपल जैसे सारी लाइबिलिटीज को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा, अब इसको सारी लाइबिलिटीज के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी एडजस्टमेंट दे रखा हो, कुछ भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का डिसोल्यूशन में कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिंपल उसको सारी लाइबिलिटीज के साथ बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कार्ड ट्रांसफर कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, भले ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी एडजस्टमेंट दे रखा हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिसोल्यूशन के समय रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होके खत्म हो जाएगा। सेम डिसोल्यूशन में गुडविल का भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होके क्लोज हो गए, इस गुडविल अकाउंट को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ऐसे ही होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा है कितना, 1 लाख का, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो तीन होती है। पहला केस कि आपको कोई कंपनसेशन पे नहीं करना, आपको कोई कंपनसेशन पे नहीं करना है। तो उस केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का, ये क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। क्या एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड है कि आपको कंपनसेशन पे करना है, कितने का कंपनसेशन पे करना है, 80,000 का कंपनसेशन पे करना है। तो उस केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना 1 लाख का, तो जितना कंपनसेशन आपको पे करना है, कितना कंपनसेशन पे करना है, 80,000। तो 1 लाख में से 80,000 तो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो रिमेनिंग 20,000 है, जो रिमेनिंग 20,000 बचा, उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड है कि आपको कंपनसेशन पे करना है कितने का, 1 लाख का। तो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख है, और 1 लाख का कंपनसेशन पे करना है। तो पूरा का पूरा 1 लाख कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और थर्ड क्या बन सकता है कि मुझे कंपनसेशन कितना पे करना है, 1,20,000। तो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख, और कंपनसेशन पे करना है 1,20,000। तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहने का मतलब है कि जितना कंपनसेशन आपको पे करना होता है, उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो रियलाइजेशन में जाता है, और बाकी बचा हुआ क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कोई कंपनसेशन पे नहीं करना, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ गई बात। ऐसे एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये कोई एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं होती जिसका किसी को पेमेंट करना होता है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, इसका पेमेंट नहीं होता है, इसका पेमेंट नहीं करते हैं। समझ में आ गई क्या बात। तो ये हमारे कंसेप्ट थे किसके, डिसोल्यूशन के। इसको आज पढ़िएगा, कल अपन इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए, कोई डाउट कुछ पूछना है, चलिए कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके।